अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। हफीज़ सेंटर के बिल्कुल पैरेलल जो प्लाज़ा है उसके ऊपर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से आपको जो रूफ़ टॉप है हफीज़ सेंटर का वो नज़र आ रहा है और उस पर जो जनरेटर्स लगे हैं, इंस्टॉलेशंस लगी हैं, वो भी बहुत हद तक जलकर खाकिस्तर हो चुकी हैं। यानी कि टॉप फ्लोर जो रूफ़ टॉप था वहाँ तक भी ये आग जो है वो भड़कती रही और जो दुकानें जली हैं वो बिल्कुल खाक बन गई, जलकर खाकिस्तर हो गई। ये इस वक्त आप रूफ़ टॉप देख रहे हैं हफीज़ सेंटर का। मेरे कैमरामैन अगर क्लोज चले जाएं तो यहाँ इंस्टॉलेशंस हैं, जनरेटर्स वगैरह लगे हुए हैं, दीगर मशीनरी जो है हैवी मशीनरी नस्ब है, यहाँ तक आग पहुँची रही। और आप अगर करीब से मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ आते ज़दगी अच्छे खासे तरीके से हुई और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक बात जो है वो ख़त्म नहीं हुई। और ये रिपोर्ट जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो बताती है कि ये गालिबन आग जो है वो बालाई मंजिलों से नीचे की तरफ आई। ये मैं इस वक्त फोर्थ फ्लोर के मुकाबिल खड़ा हूँ और फोर्थ फ्लोर में 134 दुकानें हैं टोटल और इसमें से 73 मुतासिर हुई हैं, 61 जो हैं वो महफूज रही हैं। इस वक्त हफीज़ सेंटर की जिस साइड पे मैं मौजूद हूँ, ये मेरे कैमरामैन मेरे साथ साथ अगर चलते जाएं तो ये आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि फोर्थ फ्लोर की कंडीशन क्या हुई है। यहाँ से अगर थोड़ा सा आप जूम करके दिखाएं तो कंप्यूटर्स हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं और हर तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो जलकर खाकिस्तर हो चुका है। अब ये मैं थर्ड फ्लोर के बिलमुकाबिल खड़ा हूँ, एग्जैक्टली उसके पैरेलल खड़ा हूँ और थर्ड फ्लोर पर 143 दुकानें, ऑफिसेस जिनमें काम होता था, कारोबार होते थे, उनमें से 73 दुकानें महफूज 73 जो है झुलस गई हैं और 70 महफूज रही हैं। ये मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि थर्ड फ्लोर पर 143 दुकानों में से 73 दुकानें झुलस गई हैं और 70 महफूज रही हैं। ये मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा क्लोज जाके दिखाएंगे तो आप एक तो धुआं भी यहाँ से निकलता देख सकते हैं और यहाँ से आप सूरत हाल देख सकते हैं कि बिल्कुल उजड़ गया है, सारे का सारा प्लाज़ा जलकर खाकिस्तर हो गया और इंतहाई खौफनाक ये हादसा है। जो सेकंड फ्लोर है एग्जैक्टली मैं उसके पैरेलल खड़ा हूँ और ये एज आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ धुआं उठ रहा है और खाकिस्तर होने की वजह से जलने की जो बदबू होती है वो हर तरफ 400 फैली हुई है। और इसमें जो इसका सेकंड फ्लोर है उसमें 126 दुकानें, ऑफिसेस, जो सारा कारोबार होता है और उसमें से 57 मुतासिर हुई हैं और 69 महफूज रही हैं। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर की 100 दुकानों में से 4 मुतासिर हुई हैं और 96 जो हैं वो महफूज पाई हैं। ग्राउंड फ्लोर की 186 जबकि बेसमेंट की 215 दुकानें महफूज रही हैं। सेकंड फ्लोर पे हफीज़ सेंटर के अंदर मैं मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ से ये आग फैली थी और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर बर वक्त कार्रवाई की जाने की कैपेसिटी होती, बर वक्त पहुँचना ज़रूरी नहीं था, बर वक्त पहुँच कर आग बुझाने की कैपेसिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अभी कुछ देर पहले भी आपको बता रहे थे कि जो फायर हाइड्रेंट्स हैं वो लगे ही नहीं हुए। फायर हाइड्रेंट्स नहीं है। अगर आपने पुराने तरीके से, पुराने ज़माने के तरीके से पानी से ही आग बुझानी है तो फायर हाइड्रेंट्स तो कम से कम होने चाहिए थे। आपको करशी पार्क, जो शेख ज़ैनुल आबिदीन साहब की तहकीकाती स्टोरी में आपसे डिस्कस कर रहा था, उसके मुताबिक करशी पार्क से जाकर आपको सारा पानी भरना पड़ता था और सुबह मॉर्निंग में जो व्हीकल्स आई वो सिर्फ 2 आईं और 11, 22 के जब हैवी मशीनरी इधर डिप्लॉय की गई, दीगर मशीनरीज आई तो वो ताजर जो हैं उनकी जो आई विटनेस है यहाँ के, वो जो बात करते हैं वो बड़ी खौफनाक है। और फिर आर्मी को तलब किया गया और उन्होंने आके सारी चीज़ों को संभाला। और उस दौर में जब आपको यहाँ चूँकि इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान को टैकल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, सिर्फ पानी जो है वो काफ़ी नहीं था। और ये वो सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से आज ये प्लाज़ा, जहाँ 10,000 से ज़ायद वर्कर्स काम करते हैं, 10,000 ख़ानदान जिसके साथ वाबस्ता हैं, वो उजाड़ हो चुका है। शेख ज़ैनुल आबिदीन साहब तहकीकाती सहाफ़ी हैं हमारे, वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं पूछता हूँ। और ये आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें, ये सारे का सारा जल कर खाकिस्तर हो चुका है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी रिस्क है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्क की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल है यहाँ और इसी वजह से ताजरों के लिए इसको खोला नहीं गया और ताजरों को जो है यहाँ आने की इजाज़त भी नहीं है और अगर उन्होंने अपनी दुकानें देखनी है
तो एक एक बंदा जो है वो आके रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो देखता है। शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक ये भी देख सकते हैं आप अंदर से, अंदर की सूरत हाल दिखाएं जी ज़रा। ये हम दुकान के बाहर खड़े हैं, मैं कॉरिडोर में खड़ा था और ये दुकान है, ये दुकानों की हाल हुई है। ये फायर हाइड्रेंट्स ना होने की वजह से, आपके पास फोम ना होने की वजह से और जदीद टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से यहाँ ये सूरत हाल है। इसके साथ ये देखें, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल। यहाँ अगर आप देख सकें इस दुकान की सूरत हाल, तो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की वजह से ये शीशा भी पड़ा हुआ है सारा। जो जिस चीज़ को भी आग लगती थी वो राख का ढेर बन के ज़मीन पर गिरता गया और आग की बाकियात आपको सारी की सारी इस ज़मीन पर, इस फ्लोर पर, इन दुकानों पर। मेरे साथ चलते जाएं आपको और मैं मज़ीद भी दिखाऊं। यहाँ से आग भड़की थी और अगर इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती तो शायद जो है वो हालात आपको बेहतरी की तरफ जाते दिखाई देते, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इसकी वजूहात क्या है मैं शेख साहब से भी पूछूंगा। और ये दुकानें बिल्कुल साथ पैरेलल, ये बहुत सारी महफूज रहीं। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इधर आग पहुंची नहीं है, इधर आग छू के भी नहीं गुजरी। ये यहाँ की सूरत हाल है। सेकंड फ्लोर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएं ऊपर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये फायर कूलिंग का अमल जारी करने के लिए ये जो पानी फेंका गया था कूलिंग करने के लिए, वो पानी अभी बेसमेंट में पड़ा है और वासा का ट्रक जो है अब तीसरे दिन आज पहुंचा है जो बेसमेंट से पानी निकालेगा ताकि वो भी कहीं सिक्योरिटी रिस्क ना बन जाए इमारत के लिए, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है और इदारों की, मुतल्लिका इदारों की, नस्पा की और दीगर इदारों की क्लियरेंस के बाद ही पॉसिबल है कि आप इस पर जो है कोई राय दे सकें। ये फायर कूलिंग के अमल के दौरान जो पानी था वो आप देख सकते हैं और ये आग बुझाने वाले आलात जो हैं ये यहाँ ज़मीन पर पड़े हैं और बाहर आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं था जो इस आग को बुझा पाता। ये देखें इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, सेकंड फ्लोर जहाँ से ये आग भड़की, ये उसके इर्द गिर्द के मैं मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर तबाह हो गया और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों को पानी से बुझाने की कोशिश की जाती रही जिससे कोई फ़ायदा भी ना हुआ और वो पानी भी जो है वो भी भरना पड़ा दूर से जाके, दूर उस्तादा इलाके से, वो करशी पार्क जाके। ये देखें इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स के हालात, यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं जी मेरे साथ, तहकीकाती सहाफ़ी हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के। शेख साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये 100% काबू पाया जा सकता था, ये कुछ आलम मार्केट नहीं थी, अंदर का पानी वाला तालाब का इलाका नहीं था, क्या वजह? शुक्रिया फ़ाज़ शहबाज़ खान साहब। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आपने जो अभी तफसीलात बयान की है ना, इसमें आपने उन लोगों के लिए बड़े सवालात छोड़ दिए हैं कि सब लोगों ने आके कहा कि मैं सबसे पहले पहुंचा, मैं सबसे पहले पहुंचा, मैं सबसे पहले पहुंचा। क्या इस चीज़ की जंग थी कि कौन सबसे पहले पहुंचा, या इस चीज़ की जंग थी कि किसने सबसे पहले यहाँ पे आग बुझाई? लोग आप इतवार के रोज़ की मीडिया कवरेज देखें, रेस्क्यू वाले कह रहे हैं कि देखें जी हम तो सुबह 9 बजे पहुँच गए, वासा वाले कहते हैं। देख सकते हैं शेख साहब किस हद तक और सिर्फ हद तक यहाँ बदहाली है और ये उजड़ गया। सिर्फ ये इन लोगों की पॉइंट स्कोरिंग की वजह से कि कौन जल्दी पहले पहुंचा। अब जो ये इतना नुकसान हुआ उसके पीछे क्या वजूहात थी? अभी तो तमाम इदारे नोटिस निकाल के दिखाई जा रहे हैं ना। ये शेख साहब ये बचा, देखें आप आग की एक अपनी सिमेट्री है ना जी फैलने की। इस कॉरिडोर में जहाँ मैंने आपके साथ टॉक शुरू की है वो जलकर खाकिस्तर हो गया और अगला कॉरिडोर ये देखें बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल महफूज है। आप देखिए ये ना ऑफिस सेंटर के सारा जो उसका बाहर फेस है, ये देखें ये सारी की सारी, ये आप देख सकते हैं वो जला हुआ। ये देखें ये आग बुझाने वाले वो आलात जो गिर गए और गिरने के बाद यहाँ भरे हुए हैं सारे, ये यूज़ करने की नौबत ही नहीं आई किसी की, क्योंकि ये काम इतना फैल चुका था कि यहाँ पॉसिबल नहीं था। इससे आगे आगे ये देखें ये तो वो सूरत हाल है जो आप देख सकते हैं। ये सारी शॉप जो है ये आप दिखा सकते हैं जी, इधर सारा कुछ बचत, कोई कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, ये बचत है इसकी। बहुत सारी दुकानें बच गई हैं, 687 दुकानें जो हैं, ऑफिस उसमें शामिल है, उसमें दुकानें शामिल हैं, वो सारी बच गई। लेकिन इसके साथ ही ये देखें जलकर खाकिस्तर हो गई, सारी जल गई, कोई चीज़ इसमें नहीं बची। और इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, इलेक्ट्रॉनिक के सामान की आग बुझाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इस जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए ये पूरे का पूरा कॉरिडोर जलकर खाकिस्तर हो गया। और ये दुकान अगर आप दिखा सकें, मैं कोशिश करूँगा जी कि आपको
यहाँ की सूरत हाल दिखाएं और आपको ये भी बता सकें कि ये इंतहाई पॉसिबल था इस आग को बुझाना, और ये कंट्रोल में थी सारी चीज़ें क्योंकि बर वक्त पता चल चुका था। और बर वक्त पता चलने के बाद जो अमला है वो भी पहुंच चुका था, लेकिन बदकिस्मती सिर्फ ये थी कि कैपेसिटी नहीं है इस मामले को देखने की। और लाहौर में तो आपने जब उन इमारतों की मंजूरी दी है जो बहुत बुलंद होंगी, जिनके 40 फ्लोर 60 फ्लोर्स होंगे, तो वहाँ सूरत हाल फिर क्या होगी। शेख साहब, ये बुनियादी 2-3 अगर वजूहात आप बताएं तो क्या बुनियादी वजूहात थी, और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इतनी आग के बाद इसका ढांचा स्टेबल रह नहीं सकता, डिमोलिश करेंगे क्या करेंगे? बिल्कुल फात भाई, बात ये है कि आपने जो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के नुकात बयान किए ना, मेरा तो इसके ऊपर भी एतराज़ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 687 जो दुकानें हैं वो महफूज रह गई। और भाई वो किस तरह महफूज रह गई? अब आग और पानी का जब मिक्सचर इस सारे कंक्रीट को पड़ा है, इस सारी बिल्डिंग को पड़ा है, तो इसकी तो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के ऊपर सवालात खड़े हो गए हैं। अब वो जो एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई है जो अगले 7 से 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, वो डिफाइन करेगी कि क्या इस स्ट्रक्चर को गिराया जाएगा या इसकी मेंटेनेंस की जाएगी। ज़ाहरी तौर पे ये नज़र आ रहा है कि इसकी मेंटेनेंस करना, ख़ास तौर पे उस हिस्से की जहाँ पर आग ने ज़्यादा अपने इसको जकड़ा है, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा मुश्किल होगी। दूसरी अब अहम चीज़, अब ये सुबह तो नहीं होगा, ना ही कोई 10 दिनों में होगा, ना ही कोई 2 महीनों में होगा। यहाँ पे तो प्रोजेक्ट एक बनाने में इनको 3-3, 4-4, 6-6 साल लग जाते हैं। एक मोरिया पुल नहीं बना आपका, आप कवर करते हैं, आपकी बीट है। तो अब आप देखें कि क्या अब उन ताजरों क्या कसूर है? आपने बड़ा ताजरों का दुख जो है ना जी, उनका एक तो दुख ये था ना, फुटपाथ पे आ गए हैं। रियल दुख उनका पता क्या था शेख साहब? आप सारा दिन कवर करते रहे, लोग आपको देखते रहे और बड़ी दिलेरी से आप रिपोर्टिंग करते रहे। सबसे उनका बड़ा दुख ये था कि ये जानते हुए कि इस पर काबू पाया जा सकता है और काबू पाने की कैपेसिटी नहीं है। सर वो बाहर ये खड़े होके धाड़े मार मार के रोते रहे हैं कि खुदारा यार कुछ कर दें, खुदारा कुछ कर दें। और हमारी हालत क्या थी कि हम 5 मिनट बाद कहते थे कि हमारी गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया। यार आप लोगों को पता ही नहीं है। अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरा विजन है कि मैं गुलबर्ग को कमर्शियल हब बनाऊंगा, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बनेगी। और आपके पास 10,000 बंदा घर बैठ गया। आपके पास 4 मंजिला इमारत में आग पाने के लिए सिस्टम मौजूद नहीं है। अभी आप बाहर निकल के देखेंगे इस हफीज सेंटर के साथ 7 मंजिला 10 मंजिला प्लाजे हैं। खुदा ना ख्वास्ता पेस है, इसके सामने है सारे प्लाजे सर। 9 मई हाइड्रेंट्स नहीं लगे। 9 मई LDA प्लाजा आते जदगी क्या किया आपने ऊपर से मरते हुए बंदे देखे। अभी रिसेंटली बंद रोड के ऊपर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, आपने क्या किया? वहां पे जलता हुआ सब कुछ देखा। ये इतवार के रोज हफीज सेंटर में आग लगी तो आप कह रहे हैं हमारी गाड़ियों में पानी नहीं है, हमने 50,000 गैलन पानी फेंक दिया, हम पहले आ गए हैं, फायर हाइड्रेंट मौजूद नहीं था। वो किसने अमल दरामद करवाना था इस पे? 2017 में आखिरी दफ़ा इसका सर्वे हुआ है गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के प्लाजों का। आज 3.5 साल बाद किसी ने होश के नाखून नहीं लिए कि हमने जो कवानीन बनाए उसके ऊपर किस तरह अमल दरामद करवाना है। तो फिर ये साने भी ना हो। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। ये मैं अभी 3rd फ्लोर पे हूँ। 2nd फ्लोर की जहाँ से आग शुरू हुई थी उसके बाद के हालात मैंने आपको दिखाए थे कि 2nd फ्लोर पे किस कदर तबाही थी और किस कदर हालात जो हैं वो ख़राब थे और किस तरीके से लोगों का रोज़गार जला था। ये दुकानें नहीं जलीं और उन ख़ानदानों का रोज़गार जला है जो यहाँ से कमाते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आते थे और नस्ल दर नस्ल यहाँ से कमा रहे थे। ये इस वक्त मैं 3rd फ्लोर पे हूँ। 143 दुकानों में से 73 दुकानें जो हैं झुलस गई हैं और 70 महफूज हैं। जो 73 दुकानें झुलसी हैं वो आप थोड़ा क्लोज आएँ मेरे कैमरामैन, तो ये आपको 3rd फ्लोर की अब सूरत हाल एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये मनाजिर दिखा रहा हूँ इन्हें, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस कदर जो है यहाँ तबाही मची है, किस कदर हालात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। शेख जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा और साथ आपको मैं बताता चलूँ कि ये सारे के सारा फ्लोर जो है 3rd फ्लोर जिसे हम बोल रहे हैं, यहाँ की ये सूरत हाल है। और इस 3rd फ्लोर में आप अगर उस तरफ जाएं मेरे साथ, अगर आप मेरे साथ सफ़र करें तो यहाँ ये बिल्कुल आपको नॉर्मल नज़र आएगा। ये जैसे पीके ट्रेडर्स जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जहाँ से आपको ये पता चले ये 57 ये 3rd फ्लोर का आप देख सकते हैं, ये इधर लिखा हुआ है सारा। और ये सारा अंदर से आप दिखा सकते हैं, इसमें
काफ़ी बेहतरी है। पूरी की पूरी दुकानें हैं, उनमें कोई मसला नहीं है। जो 70 दुकानें थर्ड फ्लोर में सेव हुई और बची हैं, ये उनकी सूरत हाल है। और ये कूलिंग की वजह से ये जो पानी का मामला है सारा, वो आप देख सकते हैं 100% दुकानें जो हैं वो बचाई भी जा सकती थी और इनको इस आग को जो है इस पर काबू पाया भी जा सकता था। लेकिन सेकंड फ्लोर से चलने वाली आग जो है वो थर्ड फ्लोर तक गई, वो फोर्थ फ्लोर तक गई और सबसे बलाई मंजिल रूफ टॉप तक भी गई। और वहाँ जो इंस्टॉलेशंस थी, जनरेटर्स नस्ब थे, दीगर मशीनरी थी, उस तक भी वो पहुँची। लेकिन जो ताजर बरादरी थी धाड़े मार मार के बाहर खड़े रोते रहे, सिर्फ इस वजह से कि जितना अमला भी यहाँ पहुँचा ये उनकी कैपेसिटी से आगे के मामला थे। मेरे साथ रहिए। ये मैं थर्ड फ्लोर से अब फोर्थ फ्लोर पे आ गया हूँ और ये आप देख सकते हैं ये फोर्थ फ्लोर की हालात। और ये LCDs अगर लगी हुई थी तो ये पिघल गई हैं सारी की सारी। आतिशज़दगी की वजह से इस कदर भयानक ये खौफनाक मंजर था कि ये सारे का सारा फ्लोर जो है ये तबाह हो चुका है। और ये आप सारे के सारे ग्लास के पीसीस इस सारे फ्लोर पे देख सकते हैं और इन दुकानों की सूरत हाल आप देख सकते हैं। और ये बहुत बड़े पैमाने पे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर बड़े पैमाने पे जो है मुतासिर हुआ। और इसमें अभी भी आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी हिद्दत है यहाँ और इतनी गर्मी है। और कूलिंग का अमल जो है हल्का हल्का धुआं कहीं ना कहीं से उठ रहा है। ये मेरे कैमरामैन थोड़ा क्लोज से दिखाएं तो सबसे ज़्यादा आपको डैमेजिंग सूरत हाल जो है वो फोर्थ फ्लोर से मिलेगी कि जहाँ इनकी जालियों का सूरत हाल जो है वो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर से ज़्यादा ये जालियाँ तक जो हैं ये भी महफूज नहीं रहीं। और इनके शटरिंग, इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी दुकानें जो हैं वो जलकर खाकिस्तर हुई। ये आप चौथे फ्लोर की सूरत हाल देख रहे हैं। सेकंड फ्लोर, थर्ड और फोर्थ, सेकंड फ्लोर के जो जहाँ से ये आग शुरू हुई थी वहाँ से भी आपको दिखाई। शेख जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बाहर से भी चलते हैं, बाहर जाके आपको सूरत हाल भी दिखाते हैं। और एक रूफ़ अब बचा है ऊपर सबसे बलाई मंजिल जहाँ कदरे कम नुकसान पहुँचाया और जो जनरेटर्स वगैरह लगे थे उनमें से कुछ जले हैं, आग उन तक पहुँची है, उनकी वायरिंग वगैरह जली है, लेकिन उस लेवल का नुकसान नहीं हुआ जो यहाँ हुआ है। बेसमेंट काफ़ी महफूज रही, फर्स्ट फ्लोर की दुकानें महफूज रहीं, सिर्फ 4 दुकानें जो हैं वो मुतासिर हुई। 687 दुकानें बची हैं। लेकिन इतना खौफनाक डिज़ास्टर है, ये बची इस वजह से नहीं है कि कल कलां को अगर डिमोलिश करने का इसे कहा जाता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं रहा कि ये किसी वक्त भी अगर कोलैप्स कर सकता है तो उन्हें भी आप बची हुई दुकानों में नहीं डाल सकते। हुकूमत ने सिर्फ बची हुई इसलिए उसे लिखा है हमारी दानिश में कि शायद उनका सामान जो बच गया है इस वजह से उसे लिखा है। ये आप चौथे फ्लोर की सूरत हाल देख रहे हैं, क्लोज से दिखाएँ तो यहाँ दुकानों का जो आलम हुआ है ये सबसे ज़्यादा तबाही चौथे फ्लोर पर हुई है। और बड़े पैमाने पर फोर्थ फ्लोर पे जो है अभी भी कूलिंग का अमल जो है उसके मुकम्मल होने के बाद भी यहाँ हीट है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिखाएं कैमरामैन तो ये भी आपके सामने सूरत हाल है कि सब कुछ जल कर खाकिस्तर हो चुका है। और ये मामला जो हैं ये आपको बाहर अगर आप देखें जो बाहर के मनाजिर हैं तो वो भी सारे के सारे आपको जले हुए दिखाई देंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ये हब था, यहाँ सारे मीटर्स लगे हुए थे और ये सारा जल गया है जिसकी वजह से आप सूरत हाल यहाँ देख सकते हैं। और कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो बचा हो। इसके बहुत सारी दुकानें फिर भी 70+ दुकानें इस फ्लोर की भी बची हैं और बहुत सारी दुकानें जलकर खाकिस्तर हुई हैं। 143 में से बहुत सारी बची हैं और बहुत सारी जलकर खाकिस्तर हुई हैं। हमारे साथ रहिए। हफीज़ सेंटर के सबसे बलाई मंजिल रूफ टॉप पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये आप नीचे के मनाजिर देख सकते हैं, यहाँ से मेन बुलेवार्ड के मनाजिर देख सकते हैं, यहाँ की सूरत हाल आप देख सकते हैं। और ये मेरे साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे तहकीकाती सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के ताजर बरादरी के कुछ अहम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पुलिस के जवान भी हैं। और ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या इंस्टॉलेशंस थी। यहाँ ताजरों का जिम भी था और जनरेटर्स वगैरह लगे हुए थे। क्या क्या था वो सारा क्या था जी? इधर मोस्टली हमारे छत पे अपने यूनियन ऑफिस था, चिलर पड़े हुए थे और जनरेटर्स थे और ताजरों के लिए जिम था, बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ था हमने। ये क्या लगा हुआ है? ये चिलर प्लांट लगा हुआ है। ये चिलर प्लांट देखें जी, ज़रा थोड़ा क्लोज आ जाएं, मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखा सकें। ये चिलर प्लांट था, सेंट्रल AC और उसको सारा डील करने वाला। टेक्निकली अगर आपको समझा सकें तो ये सारा जलकर खाकिस्तर हो गया। सेकंड फ्लोर से थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल। और फिर रूफ टॉप तक बिल्कुल नीचे बचत रही, नीचे नहीं गई वो। हाँ, सेकंड से आग चलना शुरू हुई और उसके बाद हमने उसके ऊपर काबू नहीं पाया और तीसरी, चौथी और फिर उसके बाद ये बलाई मंजिल पे आके ये सारा का सारा ऐसा डैमेज कर दिया। आप इंजीनियर भी कोई बुलाए थे? जी, इधर LDA के अप्रूव्ड एथोराइज जो इंजीनियर थे उनकी टीम, अभी हमने उनको सर्वे करवाया, उन्होंने पूरा डैमेज देखा जो नीचे से लेके ऊपर तक
और उन्होंने डैमेज देखने के बाद कहा है कि ये रिपेयरेबल है और इसको सारा उन्होंने बड़ी थॉरोली चेक किया है। अभी हमारा गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से, वज़ीर आज़म साहब से ये इल्तमास है, इल्तिजा है कि इतने सारे जो हमारे ताजरान हैं वो बाहर रोड पे हैं, उनके साथ हज़ारों लाखों बंदे जो उनके घर में जिनका चूल्हा नहीं चल रहा, काइंडली वो देखें और जो हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो उनकी करें ताकि हम जल्द से जल्द इसको रिपेयर करके तो वर्किंग पोजीशन में ला सकें। स्टेबिलिटी पे जो एक खसूसी कमेटी बनाई है डिप्टी कमिश्नर ने, वो तो उसकी रिपोर्ट फिर भी लेकिन ये इनिशियल बता रहे हैं। हाँ, ये भी बड़ा इनके लिए आसरा है कि कोई इनिशियल स्टेज पर कुछ सर्वे करता हुआ बताए उन्हें। और वो कमेटी भी कह रही है कि जो उन्होंने सर्वे किया कि उनके मुताबिक भी 50% से ज्यादा हिस्सा बच चुका है और रिपेयरेबल है, और ये रिपेयरेबल है। बेचते ये थोड़ी सा इंटरप्ट करूंगा, 30% ये ऑन एयर 30% जो है ऑन जो डैमेज है ऑन एयर वो 30% उन्होंने रिजवान मेरे साथ आए जी। इसके चिलरों के साथ साथ इधर ड्रम भी कुछ पड़े हुए थे, वो क्या थे, किधर पड़े थे, जिम जो था उसकी सूरत हाल क्या बनी, रूफ टॉप से आपको ये बराह रास्त चीज़ें दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। रूफ टॉप पे जनरेटर्स की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, जिनमें से काफ़ी मशीनरी इनकी बच गई है फिर भी, और इनकी जो छत थी जो फाइबर की बताई जाती है वो सारी की सारी उड़ गई है। उसमें आप देखें कि छत के अंदर से आपको अब सितारों का मंजर नज़र आ रहा होगा। ये सारी की सारी छत जो है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर डैमेजिंग भी हुई है। जिम जो थे, जिम ताजरों का, उस पर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जिम की सूरत हाल क्या थी, और जो कूलिंग करते हैं वो भी आपको सूरत हाल दिखाई, और जनरेटर की सूरत हाल भी दिखाई कि इनमें कुछ चीज़ें बचत भी रहीं। और सेकंड फ्लोर से जो भड़कने वाली आग थी जिस पर काबू ना पाया जा सका क्योंकि कैपेसिटी से ज़्यादा थी और रेलिवेंट चीज़ें भी मौजूद नहीं थी जो इस आग को जो है वो काबू पाती, और इलेक्ट्रॉनिक की जलती हुई चीज़ों को पानी से बुझाने की नाकाम कोशिश की गई, और सारा पानी जो है वो भी यहाँ से ना मिला। और जो हाइड्रेंट बाहर लगे हुए हैं उनमें पानी नहीं है, वो जहाँ जहाँ भी प्लेस्ड किए गए हैं। इवन एट वासा के ऑफिस आप चले जाएं तो वहाँ भी आपको हाइड्रेंट नहीं मिलेगा, गुलबर्ग के अंदर ही ये सूरत हाल है। मैं आपको जिम की सूरत हाल भी दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। ये रूफ टॉप पे ताजर हजरात ने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए और अपने वेट को बेहतर करने के लिए, अपने क्योर करने के लिए ये सारा जिम इंस्टॉल किया हुआ था, जिसमें ट्रेडमिल थी, जिसमें दीगर हैवी मशीनरी लगी हुई थी जो आपके तनसाजी में, आपके जिस्म को बेहतर करने में, उसकी खूबसूरती को दुबाला करने में, फ़ैट्स को उड़ाने में बड़ी कारआमद साबित होती है। ये जिम की सूरत हाल है। तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में वो वाली सूरत हाल बनी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि इस तरफ तवज्जो नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि ये प्रायोरिटीज़ नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि ये तरजीहात नहीं है कि अगर एमरजेंसी हो जाती है तो फिर करना क्या है, एमरजेंसी हो जाती है तो फिर करना क्या है। यहाँ इस कदर अफरा तफरी का आलम था कि किसी को नहीं पता था कि क्या करना है, और इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी। आप इदारे तख्लीक करें तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट ना कर सकें, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप जो है वो पानी, आपने पानी से आग बुझानी हो, मैक्सिमम पानी से आग बुझानी हो और आपके पास पानी अवेलेबल ना हो। 1000% इस हादसे से बचा जा सकता था, 1000% इससे बचाव के रास्ते मौजूद थे। 1000% ताजरों का गम सिर्फ ये है कि कैपेसिटी नहीं थी उस दिन जितना इक्विपमेंट भी डिप्लॉय किया गया जब तक आर्मी नहीं आ गई। 20 घंटे तक ये प्लाज़ा जो है वो सिसकियाँ लेता रहा, जलता रहा, आहो बुका करता रहा, और यहाँ ये 10,000 ख़ानदान का रोज़गार जल रहा था, लेकिन कोई इसका पुरसाने हाल नहीं था। इधर मदद को जो पहुँचे उनकी कैपेसिटी नहीं थी, और अगर कैपेसिटी थी भी तो वो 2-2, 2.5 घंटे पानी लेने में लगा देते थे, और फिर आके उन स्टैंड्स के ऊपर लेके जाना उन सारे फायर फाइटर्स गाड़ियों को, और उनको लोड करने के बाद फायर फाइटिंग करनी। ये एक उस दिन आपने सारे मनाजिर देखे। और उस्मान बुज़दार साहब आज के दिन तक यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो उनको रिपोर्ट्स भेजी हैं उनमें 687 दुकानें जो हैं वो बच ज़रूर गई हैं, लेकिन 10,000 ख़ानदान जो हैं इसके साथ उजड़ चुके हैं। उनका पुरसाने हाल कोई नहीं, उनकी आँखों में इज़्तिराब है, और वो बाहर चौक चौराहों पे खड़े हुए अपनी बेबसी के आंसू जो हैं उन्हें पीक बैठे हैं, और उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है। सिर्फ वो ये ज़रूर करते हैं कि सुबह सवेरे घर से निकल कर इधर आ जाते हैं। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि इतने दिन से वो नाश्ता कहाँ से कर रहे हैं, दोपहर का खाना कहाँ से खा रहे हैं, रात का खाना उनके घर पहुँचा भी है कि नहीं। इसमें सारे वो कैटेगरी नहीं थे जो 2-4 साल पैसे ना भी कमाएँ तो बचत हो जाए। उनमें वो कैटेगरी भी थी जिनके बैंक अकाउंट में 1500 रुपये भी नहीं था।
वो कैटेगरी भी मौजूद थी जिनके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये भी नहीं था, और वो कैटेगरी भी थी जिन्होंने हज़ारों रुपया ऑलरेडी लोगों का देना है। उन सारे कैटेगरीज़ को आप लाखों नौकरियां देते देते 10,000 ख़ानदानों को बचा ना सकें, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? बादशाह की जानिब से आप ट्रक एक पहुँचे, और ये हुआ क्या था बेसिकली, किस तरीके से मामला चले। मेरे साथ इधर बहुत सारे वो लोग मौजूद हैं जो इस मुसीबत का शिकार हैं, जिनका रोज़गार, जिनका ब्रेड एंड बटर इस प्लाजे के साथ वाबस्ता था, और अरसा दराज से ये लोग यहाँ आते हैं, कमाते हैं और चले जाते थे, और इनका एक सर्किट चला हुआ था इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ भाई, ये हुकूमत को जो रिपोर्ट गई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, उसके मुताबिक तो 6:05 पे 6:11 पे रेस्क्यू को कॉल की गई, और 6:17 पे रेस्क्यू पहुंच गई। सर जब आई है उस टाइम कितनी गाड़ियाँ आई हैं? सिर्फ 2 गाड़ियाँ आई हैं, और वो भी 15 से 20 मिनट बाद उनका पानी ख़त्म हो गया। वो इंतज़ार में थी, क्योंकि इंतज़ामिया तो नींद में सोई हुई थी सारी। यहाँ पर जिस तरह ताजरों का नुकसान हुआ है, ये सिर्फ रेस्क्यू 1112 के पास सिर्फ 2 क्रेन्स हैं जिनसे उन्होंने ये प्लाजे की आग बुझाने की कोशिश की है। वो भी 11:30 बजे पहुँची हैं यहाँ पर। बाकी तो जो आपकी ज़िले इंतज़ामिया के पास गाड़ियाँ हैं वो हैं चंद, और उनका हाल देखें, वो तो मेरे से किसी स्क्रैप में भी बेचे तो उनको 10-20 ना मिलें, जो हालात उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे किए हैं। और ये जो प्लाजे की आग बढ़ने की मेन वजह सामान तो था ही, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत की वजह से जो यहाँ पे निज़ाम हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। अरबों खरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। ताजर जो रात को करोड़पति था वो सुबह ज़ीरो हो गया। यहाँ पे लोग फायर हाइड्रेंट होते हैं जिनसे पानी फौरी लिया जाता है, वो इन 2 प्लाजों के दरमियान में होता है। इधर कहीं लगा होना था फायर हाइड्रेंट, वहाँ से पानी भर के इधर करना था, पानी नहीं था। सर पानी है ही नहीं। पानी के लिए 2 गाड़ियाँ जो सुबह 6:30 बजे का जो उन्होंने लिखा है आई हैं, वो कहाँ थी? वो 2 गाड़ियों के बाद कितनी गाड़ी कितने बजे, ये तो किसी ने नहीं पूछा। 20 घंटे इस प्लाजे को आग लगी रही है। कौन आया यहाँ पर? जो आया है वो अपनी अफसरी दिखाकर, अपना दिखा के चला गया। उनके पास कोई इक्विपमेंट ऐसा ही नहीं था कि जो लिथियन को बुझा सके। लिथियन क्या, वो पानी को मारते रहे, वो आग बैक साइड पे कवर करती करती ऊपर के 3 फ्लोर को आग में ले लिया उसने। ये कहाँ से लगी थी आग? ये इस कॉर्नर से लगी है, 3rd फ्लोर के ऊपर। कॉर्नर पे फायर ब्रिगेड, 2nd फ्लोर के 68 के ऊपर फायर ब्रिगेड और शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे आग बढ़ना शुरू हुई है। 6:15 बजे मौके के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड्स और अमला मौजूद होता है अंदर प्लाजे के, उन्होंने रेस्क्यू कॉल की, इंतजामिया को कॉल की, ताले तोड़े। उस टाइम में आग का अंदर इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, तो ये सिर्फ पानी से तो नहीं बुझनी सर। ये पानी मारते रहे सर, ये इनके पास पानी के अलावा है क्या? वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं। वो भी खत्म हो गया ना। वज़ीर आला पंजाब ने आना चाहिए था, यहाँ पे आके देखना चाहिए था कि भाई ये क्या हालात हैं। अभी तक वज़ीर आला पंजाब साहब नहीं आए यहाँ पे। और ये सारे आप कैमरामैन देख लें, कैमरामैन आपका दिखाते हैं, सारे वर्कर हैं, सारे दुकानदार हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है यहाँ पे कि यार आप लोग कैसे हो, क्या है क्या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। अब दिल से रो रहे हैं, कुछ लोग आंखों से रो रहे हैं, कुछ लोग दिल से रो रहे हैं। मतलब क्या करें क्या ना करें। सुबह आते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं आके। आप देखें किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, सील कर दिए सारा प्लाजा। ये हमारा घर चला है। आपकी मेहरबानी, ये वज़ीर आला पंजाब सुन रहे हैं तो आके ये प्लाजे को तो खोल दें, नीचे वाला बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर तो खोलें ही, हम चलाए तो सही। इस वजह से बंद उन्होंने किया है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डैमेज हो चुका है कि वो गिर सकता है। कुछ नहीं हुआ। तो 6-7 दिन में हो सकता है इसको सामान विकेट करके क्लियर करें ना। जंगी बुनियादों के ऊपर काम कर देना चाहिए सर। जंगी बुनियादों पे काम होगा ना, क्लियर कर देना चाहिए। देखिए यहाँ फिर इधर आके बैठ जाएं, जितने इधर के छोटा ताजर, अब तक तो जो सामान बचा था उसे निकाल लेना चाहिए था। जितना छोटा ताजर है लाखों रुपए का उसका काम, हजारों रुपए वो कमाता है, उसको डेली बेसिस पे पैसा देना शुरू कर दें। यहाँ पे 6 साल हम ऐसे बैठ जाते हैं। जंगी बुनियादों पे काम होगा तो यहाँ पे प्लाजा में डेली, मैं अगर यहाँ पर 1000-1500 रुपए का अपना मजदूरी निकाल के लेके जाता हूँ, मैं कहाँ से कमाऊंगा? मैं आपसे मांगता हूँ, आज से मांगूंगा, एक दिन मांगूंगा, अगले दिन अगला भी कहेगा सॉरी भाई मेरे भी बच्चे हैं। वज़ीर आला साहब के कितने बच्चे हैं उनसे पूछे तो सही। कौन आया यहाँ पे दाद रसी करने? सिर्फ बातों की हद तक है, सिर्फ बातें, सियासत हो रही है। इस मुल्क को निचोड़ के ये लोग खा गए हैं। और ताजरों का पुरसाने हाल ये है कि कोरोना के बाद भी उनके साथ इतना बड़ा सानी होने के बाद भी यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। हमारी हुकूमत की अपील है
कि पहले जो हुकूमत ने यहाँ पे गफलत की है, जिसकी वजह से आग को इतना बढ़ गया, उसको कंट्रोल नहीं किया, तो अब उसको उसकी दादरसी के लिए, इस प्लाजे की बहाली के लिए जल्द अज जल्द काम किया जाए, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं। एक दुकान पे 6-6, 7-7 घर पाल रहे थे, अगर वो नहीं खुली और देर हो गई, लोग आगे पीछे हो जाएंगे और लोगों के जो है ना बच्चे यहाँ पे रुल जाएंगे, और फिर ये होगा कि यहाँ पे सड़कों पे आके लोग अपनी जानें दे देंगे। इससे बेहतर है इसको जल्दी से जल्दी जो है इसको खोला। हमें प्लाजा खोलने दिया जाए, 3 फ्लोर हमारे बिल्कुल सेफ है, ठीक है, तो हमें जाहिर है खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, हमें NOC मिलना चाहिए कि हम प्लाजा खोलें, और हम इंशाल्लाह अपनी मदद के तहत खुद भी प्लाजा खड़ा कर लेंगे, हम काम करेंगे। हमें हुकूमत को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, 1 से 2 दिन के अंदर हमें सफाई करनी आती है, हम सफाई कर सकते हैं, हम अपना प्लाजा चला सकते हैं। यहाँ पर हमें किसी सियासतदान ने नहीं बिठाया, हम खुद बैठे हैं। हम खुद ही 1-2 दिन के अंदर इस प्लाजे को जंगी बहाल पे खोलना चाहिए, ताकि हम लोग आए और यहाँ पे अपना काम करें और प्लाजे को दोबारा जो है उसकी रौनक बहाल की जाए। फिटनेस आपने पास करवानी है LDA से सिविल डिफेंस से फिटनेस टेस्ट फौरी जंगी बुनियादों पे इसको क्लियर करवाया जाए, फौरी इस प्लाजे की सफाई की मेंटेनेंस का। सेकेंडली, जिन ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उनकी दाद रसी के लिए डेस्क बनाए जाए, उनको वहाँ पर चीज़ें दी जाए, देन कुछ होगा यहाँ पर। हफीज़ सेंटर के सदर कलीम मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मलिक साहब, अभी मैकेनिज़्म जो तय हुआ है, आपके एक ताजर जो हैं या कुछ लोग जो हैं उनका परफॉर्मा फिल करके तो अंदर जा रहे हैं, और 4th फ्लोर के ताले टूटने का मसला भी है, तो ताले तोले टूटे गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी वो कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो जो ताले तोड़ रहे थे वो उस वक्त खुद तोड़ रहे थे गार्ड्स, या वो जिसके अंदर आग लगी हुई थी, क्योंकि शीशे बंद थे। वो ऐसा वाक़या खुदा ना खासा पहले दिन जब ये आग लगी है उस दिन ये पैनिक क्रिएट हुआ है, हमने कुछ लोग भी पकड़े हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, लोग एक्सीडेंट में मर रहे होते हैं लेकिन लोग उनकी चीज़ें निकाल रहे होते हैं। इधर भी इस तरह के वाक़यात हुए। ये हमारा अलमी है इस कौम का, इससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते, लेकिन वो अपने लोग पकड़ भी लिए। लेकिन उसके बाद जब से ये इसको सेव कर लिया गया इंतज़ामिया की तरफ से, DC साहब ने, AC साहब ने, हमारे SP साहब ने, DSP साहब ने, SHO साहब ने बड़ी जामिया उन्होंने हिकमत अमली अपनाई है, और इसको पाक रेंजर के फ़ौज जवान भी इधर तैनात थे। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा वाक़या चोरी का उसके बाद कोई वाक़या नहीं। रेंजर्स अगर सुबह 11 बजे उस दिन बुला लेते तो मुख्तलिफ हालात होते, 20 घंटे जलता रहा प्लाजा। सर, ये हम लोग पाक फ़ौज को बुरा भी कहते हैं, लेकिन यकीन करें जब भी मुसीबत पड़ती है पाक फ़ौज ही काम आती है। अगर फ़ौज उस दिन सुबह जल्दी ये उसको बुला लेते, 8 बजे आ जाती, तो ये कुछ भी नहीं होना था। ये कुछ भी नहीं होना था। या ये उस अहलियत के खुद काम करने वाले होते, इनके पास हाइड्रेंट्स इधर लगा होता, आपके पेस और 122 का जो हाइड्रेंट जो इन्होंने लगाए हैं वो हाइड्रेंट ही नहीं खुले, उनमें पानी नहीं आ रहा, दबदाए हम क्या करें। पानी आपको पता है 20-20, 25-25 मिनट गाड़ियों बाद में अटैच होती नहीं है पानी की। ये आग ऐसे नहीं फैली, उसकी बस तहकीकात वो कर रहे हैं, अल्लाह करे। नहीं, करशी पार्क पानी लेने जाएंगे तो इसी तरह ही फैलेगी ना, यही मसला है। आपके इधर हाइड्रेंट्स लगे होने चाहिए थे ताकि ये बचत। मॉडल रोड है जी, मॉडल रोड करार दे दिया और हाइड्रेंट नहीं है। LDA से पूछा तो वो कहते ये तो ताजरों ने हाइड्रेंट्स लगवाने थे। ताजर क्या क्या करेंगे? अगर सारा कुछ हमने करना है तो फिर LDA में ताजरों का एक बंदा अपॉइंट कर अभी जो दुकानें बच गई हैं उनका मैकेनिज्म क्या करेंगे? वकेट क्यों नहीं कर रहे चीज़ें? ये प्लाजे जो हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक हो चुका होता है, ये किसी भी वक्त खुदा ना खासा ये रिस्क है इसके, क्योंकि अभी 15 दिन के अंदर फैसला होना है कि इसका क्या करना है गवर्नमेंट ने, इसको डिमोलिश करके दोबारा बनाना है या करना क्या है। तो ये वकेट करने के हवाले से इंतजामिया की पॉलिसी क्या है और आपकी बतौर सदर क्या पॉलिसी है? हमारी जी बतौर प्रेसिडेंट हमारी पॉलिसी मेरे तमाम ताजर की भाइयों की ये है कि इंतज़ामिया हमें 8 दिन बाद रिपोर्ट दे के खुद बाहर चली जाए। अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह ताला हम दिन रात एक करके अपने जेब से पैसे लगा के हम प्लाजा खड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का रिस्क वाबस्ता है। गवर्नमेंट के इदारे वो के अच्छे कॉपरेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि एक ऑफिसर या एक मिनिस्टर आके वादा करके चला जाता है, बाद में उसको चेंज कर देते हैं, वो कहते हैं वो नहीं है। हम इन बहस में भी नहीं पढ़ना चाहते, हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि खुदारा हमारा प्लाजा हमारे हैंड ओवर कर दिया जाए। ये आपका दोहरा दुख है, एक तो मईशत की बदहाली का दुख है, दूसरा ये दुख है कि आपको नजर आ रहा था कि ये बुझ सकती है। असल ये दुख ये है आपका असल मसला ये है, हमें खाए ये चीज़ जा रही है कि यार अगर इस पे प्रॉपरली काम कर लिया जाता, जो काम इन्होंने 3 घंटे बाद शुरू किया, अगर वो बिफोर टाइम शुरू कर लेते
तो आज ये इशू ना बनता। ये तो टेस्ट केस होना चाहिए। यहाँ तो इससे बड़े बड़े प्लाजे हैं, ये तो सिर्फ 6 मंजिला है। मैंने तो बताया कि और ये कोई शादी नहीं है। हाई राइज बिल्डिंग की इजाज़त दे रही है गवर्नमेंट, 45, 50, वो करेंगे क्या, इसी से करेंगे? तो कैसे करेंगे? मैं तो ये हैरान हूँ कि और ये मॉडल रोड करार दे दी है गवर्नमेंट ने, ये मॉडल रोड करार दे दी है। और मॉडल रोड के ऊपर तो फिर उनको वैसे ही वो सारे मेजरमेंट्स जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वज़ीर आला साहब को भेजी गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 6:17 पे रेस्क्यू इधर पहुंची हुई थी। 6:11 पे उन्हें बताया गया था कि आप आ जाएं, तो वो तो 17 मिनट तक पे पहुंच गई थी। रेस्क्यू वाले तो आ गए, बात फिर वही है कि रेस्क्यू वाले आ गए, टाइम आए। अब ये नहीं कहते कि कॉल की बहुत देर बाद आए, लेकिन वो कैपेसिटी नहीं थी जो इसको रिक्वायर्ड थी। कैपेसिटी नहीं थी उनके पास, उनका उस वक्त कोई कैप्टन नहीं था, मेन आदमी नहीं था जो लीड करता। फॉर्म से आके बुझाई जाती हैं अब तो, पानी का तो दौर ही नहीं है। पानी का दौर ही नहीं है, और ख़ास तौर पे उनको ये पता है पानी भी अवेलेबल नहीं है, और पानी आधा घंटा बाद उनकी गाड़ी आती रही। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप सारा इधर मॉनिटरिंग करते रहे। और हम तो यहाँ पे रहे ना जी, लाजमी बात है। मैं तो सुबह 4:30 बजे तक, सुबह 6 बजे के हम आए, 4:30 बजे तक यहाँ पे मौजूद थे। और जब उन्होंने कूलिंग सिस्टम शुरू कर दिया कि अब हम इमारत को कूल कर रहे हैं, तब तक हम यहाँ थे। CCPU सब आए हैं 4 क्या मुतालबा आपका, गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? गवर्नमेंट से ये, और आपको गवर्नमेंट जो आपको लगता है कि आपका मुतालबा पूरा भी करेगी, और है क्या मुतालबा आपका? मुतालबा तो हर दुखी इंसान का एक ही है कि उसके दुख का मुदावा किया जाए। अगर गवर्नमेंट कर सकती है तो कर दे, अगर नहीं कर सकती तो हमें लटकाए ना, जवाब दे दे, ताकि हमें ये पता हो कि यार अब जो करना है अपने जोरे बाजू पे करना है। गवर्नमेंट के लारों पे नहीं रहना, इनके वादों पे नहीं रहना, इनकी कस्मों पे नहीं रहना। नहीं, कंपनसेशन अगर मिले भी तो वो तो मालिक को तो मिल जाएगी कंपनसेशन। मजदूर जो था उसको क्या कंपनसेशन मिलेगी? कंपनसेशन में आप लिस्टों में मजदूरों के नाम भी देंगे, जो अटैच है सबका नाम देंगे, या लिस्ट मुरतब करते हुए एक ख़ास कैडर को जो है उसकी कंपनसेशन मांगी आपने? क्या किया, क्या मैकेनिज्म तय हुआ है? अभी जी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। मैं सीधी आपको बात बताऊं कि उन लोगों ने मज़दूरों के भी नाम हमने उनको दिए हो, ये तो अभी बात ही नहीं हुई है। अभी तो बात सिंपल ये हो रही है कि ये जो नुकसान दुकान का हुआ है, अभी हमने इमारत का जो नुकसान है वो नहीं बीच में डाला, जो दुकानों के अंदर जल गया ना सामान, सिर्फ वो डाला, सिर्फ वो हमने कि खुदारा मज़दूर अपनी मजदूरी कर लेगा। उसी दुकान से जब वो काम शुरू कर देगा ना, तो उसको मजदूरी मिलनी शुरू हो जाएगी। उसकी कुछ लोग खुदा तरसी भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, वो भी होती रहेगी। लेकिन सबसे मेन चीज़ है, लोग अपने बिजनेस में बैठे, किसी तरह भी दिन रात हम एक कर देंगे। हम चाहते हैं इस प्लाजे के लोग वापस अपने बिजनेस। पंजाब इधर तशरीफ नहीं लाए, क्या वजह? ये मैं कुछ कह नहीं सकता। इतना बड़ा सानिया था, उनको तशरीफ लानी चाहिए थी, मौके पे आना चाहिए था। और जो वैसे उन्होंने अपनी जगह पे 2 मिनिस्टर भेजे, उन्होंने आके बताया है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा उन्हीं के कहने पे आई थी, उन्हीं के कहने पे खालिद साहब आए, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मिनिस्टर हैं, फिर मुराद राज साहब तशरीफ लाए, और उन्होंने ही बताया कि एज़ पर चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे आए हैं, और उन्हीं की ये कमिटमेंट है कि हम आपका जो नुकसान है उसका अजाला करेंगे। ये उनकी कमिटमेंट है। अब आगे क्या होता है ये खुदा जी। आखिरी कोई बात जो आप हुकूमत से कहना चाहें? आखिरी बात इतनी है कि आज इस प्लाजे के ऊपर आपने देखा होगा, इस रोड के ऊपर इस प्लाजे को नज़र लग गई है। आज ये तारीकी में डूबा हुआ है। लोग परेशान हैं, इधर रोशनी दे दे बस। बहुत शुक्रिया। DSP साहब गुलबर्ग, शहजाद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, अभी ताजरों को किस तरीके से आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? जिनका सामान बचा हुआ है वो एक 2 करके परफॉर्मा फिल करके जा रहे हैं, क्या मैकेनिज़्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि जैसे ही रेस्क्यू 1122 की कार्रवाई मुकम्मल हुई और उन्होंने इस बिल्डिंग को फायर फाइटिंग के हवाले से डिक्लेयर किया, तो ज़िले इंतज़ामिया की मदद से इस प्लाजे को सील कर दिया गया था, ताकि जो जैसे थे कि बुनियाद पे हर चीज़ प्रिजर्व हो जाए। कल पूरा दिन ये शॉप्स तमाम और प्लाज़ा पुलिस की कस्टडी में, और राउंड द क्लॉक इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी लगा दी गई थी। कल ताजरान के बड़े खदशात थे, क्योंकि कुछ तो सामान दुकानें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल बर्न आउट हो गई हैं, और कुछ ऐसी दुकानें थी जिनके अंदर अभी सामान बाहिफाजत था, लेकिन आग के दौरान पानी की सीपेज से या इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ दुकानें ऐसी थी जिनके ताजरान के बारे उनके खदशात थे कि वो अपनी दुकानों की एक्चुअल पोजीशन को देखना चाहते हैं।
ये बिल्डिंग अभी जब तक इसको नेस्पाक और जो मुतलका इदारे हैं इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से और इसकी ड्यूरेबिलिटी के हवाले से कोई ओपिनियन नहीं देते, इसको जनरल पब्लिक के लिए खोलना किसी भी हादसे का बाइस हो सकता है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम तमाम लोगों को उनकी शॉप पे एक्सेस दे देते। उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया और जो कमेटी इसको मैनेज कर रही है इस प्लाजे की सिक्योरिटी को, उनके तावन से और ताजरों की मशावरत से एक मैकेनिज़्म डेवलप किया गया है कि इसमें तमाम ताजरान जो अपनी दुकानों के हालिया स्टेटस को देखना चाहते हैं उनकी पहले तो रजिस्ट्रेशन की गई है कि वो तमाम दुकानदार जो आना चाहते हैं वो पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसके लिए एक परफॉर्मा बनाया गया है जिसमें उनके तमाम कवायद दर्ज किए गए हैं और उसके बाद उन तमाम प्रॉपर्टीज़ की जो वो वहाँ से एवैक्यूएट करना चाहेंगे, और वो भी सिर्फ वो शॉर्ट प्रॉपर्टी जिसमें किसी की चेक बुक्स हैं, किसी के लैपटॉप हैं जिसमें उनका तमाम डाटा है, या उनके कोई बही खाते हैं, रजिस्टर्स हैं, लेजर्स हैं जिनके ऊपर उनका तमाम स्टॉक टेकिंग का जो दारोमदार है, तो उन चीज़ों को करने के लिए हैंडी जो आपके पेटी आइटम्स हैं उनको लिफ्ट करने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया गया है जिसमें एक शॉपकीपर जिसकी शॉप होती है पहले वो अपने को रजिस्टर करता है, उसको फॉर्म इशू होता है, उसके साथ एक यूनियन का जो कि ऑफिसर जो ये एंडोर्स करता है कि ही इज़ द ओनर ऑफ द सेम शॉप, और उसके अलावा एक सिक्योरिटी के गार्ड और एक पुलिस ऑफिसर, 4 लोग 1 बाय 1 उस शॉप में जाते हैं और वो तमाम बिलोंगिंग जो वो उसमें से कैरी करते हैं उनको लेके आते हैं और अपनी एग्ज़िट से पहले जो यहाँ पे काउंटर बना हुआ है वहाँ पे उस फॉर्म के ऊपर हर उस चीज़ को जो उन्होंने रिसीव की है उसकी वहाँ पे रिसीविंग देते हैं। ये एक मैकेनिज़्म है जो शायद 3 दिन इसके लिए मुख्तस किए गए हैं और 3 दिन में कोशिश की जाएगी कि ऐसे तमाम शॉपकीपर जो अपनी दुकानों का स्टेटस चेक करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, मुझे DSP साहब एक चीज़ तो ये पूछना है कि आग लगने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ लूटने की कोशिशें भी की, वो कुछ लोग पुलिस ने पकड़े भी, कुछ ताजरों ने पकड़ के हैंडओवर किए, वो कितनी बड़ी तादाद में लोग थे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इस तरह का कौमी सानिया होता है तो कोई ना कोई जो बेनिफिट लेने वाली मिसचीवियस जो लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे ही ये इस आग की इत्तला मिली तो रेस्क्यू 1122 और साथ लोकल पुलिस फौरी तौर पे, और ये प्लाज़ा इनके अपनी एक काफ़ी मेजर स्ट्रेंथ है इनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए की मालियत का सामान मौजूद होता है, तो इनका जो अपना इटसेल्फ सिक्योरिटी का सिस्टम है वो भी बेहतर है। और जब ये फायर लगी तो इनकी जो सिक्योरिटी का जो स्टाफ था वो ऑलरेडी इंटैक्ट था, और जो इसके दौरान जो वैक्यूएशन की गई, क्योंकि आग के दौरान कुछ दुकानदार जो अपनी दुकानें जहाँ पे आग नहीं पहुंची थी उनका सामान कामयाबी से उन्होंने सामान निकाला, उसमें कोशिश की गई थी कि ऐसा कुछ अर्ली मॉर्निंग उसमें ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। उसमें ताजरों की जो अपनी यूनियन है उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया, उसमें जो इनका सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो इनका सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने भी अच्छा रोल प्ले किया, और इसमें 5 या 6 इस तरह के मुझे जो कल्प्रिट्स हैं उनके बारे में पुलिस ने मुकामी कार्रवाई भी की है, जिन लोगों को अनऑथोराइज एक्सेस के लिए शुबे के तौर पर गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कोई ऐसा केस सामने नहीं आया जिसमें कोई बंदा कोई कैपिटल या कोई ऐसी कीमती चीज़ लेके वहाँ से फरार की कोशिश कर रहा था। 4-5 लोग सस्पिशन के ऊपर कि दे कैन नॉट जस्टिफाई देयर प्रेजेंस, तो उनको गिरफ्तार किया गया था, जो कि आगे अकॉर्डिंगली तफ्तीश में क्लियर होगा कि वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए थे। आखिरी सवाल ये कि अभी कुछ देर पहले ताजर हजरात जो हैं वो आपको बता रहे थे कि 4थे फ्लोर के उनके कुछ ताले टूटे हुए हैं, तो वो क्या वाक़या है और कैसे टूटे हैं वो ताले? देखिए, इसमें जो भी, क्योंकि ये बिल्डिंग मैंने आपसे कहा कि फायर फाइटिंग के प्रोसीजर ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद से ज़िला इंतज़ामिया ने इसको सील कर दिया और राउंड द क्लॉक इसकी सिक्योरिटी और सीलिंग कर दी गई, और आज जब इसको डीसील किया गया तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म जो डेवलप किया गया था, और अनऑथोराइज्ड एंट्री टिल इसके सीलिंग के बाद से नहीं हुई। अब ये जो इंसिडेंट है दे हैव एवरी राइट टू एक्सप्लेन इट, और उसमें अगर ये एट दैट टाइम जब ये आग लग रही थी और ये सारा प्रोसीजर चल रहा था और सीलिंग से पहले का ये इंसिडेंट है या उसके बाद का है, इसको हम डिटरमिन ज़रूर करेंगे। बाकी जो भी उनका इसमें इनटेक है वो हम ज़रूर लेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सादिया सोहेल साहबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सादिया साहब, बहुत शुक्रिया। जो सानिया हफीज़ सेंटर है उस पर गवर्नमेंट क्या सोच रही है और क्या कंपनसेट उन्हें करेगी? 10,000 ख़ानदान वाबस्ता हैं उसके साथ, और बुज़ार साहब उधर गए ही नहीं अभी तक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। तो ये मौजू बहुत ही दिल दहलाने वाला है और जितना नुकसान हुआ और जो हमारे ताजर बरादरी वहाँ थी मौजूद, लोगों की साल से हफीज़ सेंटर हमेशा से मरकज़ रहा, हब है कारोबार का, और ये जो वाक़या हुआ ये बहुत ही तकलीफ़ देह है। और इस तरह के वाक़यात मसलसल होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत सोचने वाली है, जो हमारे मुल्क में सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। एक तो हमारे यहाँ इंश्योरेंस का सच कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपकी जब दुकानें होती हैं, जो कारोबार, इसकी इंश्योरेंस कवरेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। और जहाँ तक ये बात है ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और ऐसा बिल्डिंग्स हैं जो बिज़नेस की आमजगाह हैं, वहाँ पे जो ये बिजली की जो तारों का जो गुच्छा और बदनज़मी नज़र आती है, हमेशा अक्सर मोस्टली केसेस में यही कॉज बनती है। और हम पता नहीं इस चीज़ की तरफ जाते क्यों नहीं, लेकिन मैंने इस पे बात उठाई है क्योंकि मैं बोर्ड मेंबर हूँ पावर और एनर्जी की, कि फौरी तौर पे हमारा एक कंप्लेन नंबर होना चाहिए जहाँ भी इस तरह की ख़तरा होता है मौजूद। तारों की गुच्छे हैं, उसमें कुंडियाँ हैं, बेशुमार बेतरतीबी है, इसको महफूज तरीके से बनाना चाहिए। इंसानी जान और फिर जो उनका कारोबार, अब 10,000 अब जैसे बता रहे हैं ख़ानदान मुंसलिक हैं, कितना बड़ा डैमेज है ये, कितना बड़ा धचका है उन लोगों के लिए। और उससे मुंसलिक जो लोग ज़िंदगियां हैं, जिनका ज़रिया माश उनसे मुंसलिक है, और जो नुकसान हुआ, जहाँ तक है कि इसकी गवर्नमेंट इसका क्या अजाला करेगी। गवर्नमेंट का वफद मिला है उनसे, और जो मुमकिन हद तक पॉसिबिलिटी होगी हम ज़रूर अजाला करेंगे और उनका जो नुकसान का बोझ है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी ये ज़रूर एक अपनी ताजर बरादरी से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, बैठे हैं, जब आप देखते हैं कि तारों की हालत नागुफ्ताबा है और कोई चांस है, तो इसको हम जब अपने कारोबार में से कमा रहे होते हैं, जो जगह होती है उसकी मेंटेनेंस का भी, उस इश्यूज़ को ज़रूर हाईलाइट किया करें अदारों में जाके कि ये इशू आ रहा है, इसको मेंटेन किया जाए। ताकि देखिए, शुक्र ये करते हैं कि इंसानी जान, कोई इस तरह का इंसानी जान का नुकसान तो नाकाबिल तलाफ़ी होता है। आप फाइनेंस का तो आप शायद कोई गवर्नमेंट कंपलसेट करते ज़िंदगी में हो जाता है, लेकिन इंसानी जानें भी मुंसलिक होती हैं। और लेकिन बहुत ही अफसोसनाक है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पंजाब गवर्नमेंट जो है, जितना भी कंपलसेट हुआ वो ज़रूर वाज़िया पॉलिसी के साथ वफद मिला है, उनके मसाइल भी सुने हैं, और इंशाअल्लाह उनको यकीन दहानी कराई है कि उनका ये नुकसान जिस हद तक भी गवर्नमेंट उसमें अपना हिस्सा डालेगी और ये पूरा करने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।